2 सप्ताह के लिए यानी 14 दिन के लिए लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। लॉकडाउन 3 की शुरुआत आज से समझ लीजिए, क्योंकि इसका ऐलान आज किया गया है। 3 मई के बाद 4 मई से यह लागू हो जाएगा। 4 मई से जब यह लागू होगा तो 17 मई तक यानी 2 सप्ताह 17 मई तक ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। देश को अलग अलग 3 जोन्स में बांटा गया है, जिसमें रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन में बहुत कम लेकिन हाँ रियायतें दी जाएंगी, लेकिन दूसरी तरफ रेड जोन में बड़ी सख्ती के साथ लॉकडाउन के तमाम नियम चलते रहेंगे। ऑरेंज जोन पर भी नजर रहेगी, निगरानी रहेगी। अच्छा, हर जिले के केसेस को ट्रैक किया जाएगा और इसकी वजह से फिर देखा जाएगा कि जहां पर संक्रमण नहीं फैलता है, टेस्टिंग होती है, निगरानी सही रहती है। अगर वहां पर केसेस कम आए, 21 दिन जहां से कोई भी नया केस नहीं आया है, सिर्फ वही ग्रीन जोन में जा पाएगा। बहुत बड़े पैमाने पर इसको कैसे जमीन पर उतारा जा सके, कैसे स्थानीय प्रशासन इसको लागू कर सके, इन सब की गाइडलाइंस कुछ ही देर में आ जाएगी। हम आपको बता दें, कोई भी बाजार, मॉल, शिक्षण संस्थान, स्कूल नहीं चलेंगी। 10 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं निकल पाएंगे, चाहे वो ग्रीन जोन में क्यों ना रहते हो। 65 साल के ऊपर के व्यक्ति नहीं निकल पाएंगे घर से, चाहे वो ग्रीन जोन में क्यों ना रहते हो। देश के किसी भी हिस्से में 10 साल से कम उम्र के लोग और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को निकलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिस्क जोन में आते हैं। अगर कोरोना में जो अभी तक मौतों का आंकड़ा रहा है, सबसे ज्यादा इसी उम्र में रहा है और इसीलिए उनको बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। हम आपको बता दें, हवाई यात्रा नहीं, रेल यात्रा नहीं चलेगी, मेट्रो सेवाएं नहीं चलेंगी, सड़क से अंतर्राज्यीय सफर अगर करने की बात है तो उसमें हमने आपको बता दिया 17 मई तक ये सब बंद, लॉकडाउन जारी, ताकि इसको लेकर कम से कम कोई कंफ्यूजन ना रहे। हवाई यात्रा हो, रेल हो, मेट्रो नहीं होगा। दिव्येश सिंह हमारे रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, वहां की जानकारी दीजिए। मुंबई में किस तरह की हलचल है 14 दिन के लिए? हमने पिछली बार देखा था लॉकडाउन 2 के पहले महाराष्ट्र उन राज्यों में शामिल था जिसने खुद ही अपना एक्सटेंड कर दिया था लॉकडाउन, लेकिन अब जो जानकारी एमएचए की तरफ से है, किस तरह की हलचल वहां पर इसको लेकर? अंजना, आपको बता दें कि अभी जो अनाउंसमेंट हुई है एमएचए की तरफ से, जो लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है, उसके बाद अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया गवर्नमेंट से अभी तक नहीं आई है, स्टेट गवर्नमेंट से नहीं आई है। पर लोगों को ये एक्सपेक्टेशन था कि बहुत सारे ऐसे जिले भी थे जिनमें केसेस कम थे या केसेस अब ठीक हो चुके थे, वहां पर कुछ रियायत मिलेगी। उसके बारे में अब लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि आगे रियायत उन्हें मिल पाएगी या नहीं। मुंबई, पुणे तो जहां पर काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं, वो वहां पर बहुत सारे कंटेनमेंट जोन्स भी हैं, वो रेड जोन में है, तो यहाँ पर तो रियायत मिलने की कोई भी गुंजाइश जताई नहीं जा रही थी। पर अभी भी स्टेट गवर्नमेंट से इसकी प्रतिक्रिया आनी बाकी है कि किस तरीके से इस लॉकडाउन का जो एक्सटेंशन है और इसमें से ग्रीन जोन जो कहा जा रहा है, ग्रीन जोन में किन जिलों को रियायत मिलेगी, ये स्टेट गवर्नमेंट अभी तक अनाउंस करना बाकी है। स्टेट गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र सरकार का, जैसे ही अनाउंसमेंट होती है उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि किस तरीके की रियायत उन जिलों में मिलेगी जहां पर केसेस नहीं है, जैसे कि चंद्रपुर, गढ़चिरौली। बिल्कुल, दिव्येश सिंह मुंबई में मौजूद है, हमारी सहयोगी मौसमी दिल्ली में। आप दोनों जहां जहां मौजूद हैं, यहां पर तो कम से कम रेड जोन होने की वजह से कुछ भी रियायतें नहीं मिलेंगी। बहुत बड़ी चुनौती होगी। बड़े ही साइंटिफिक तरीके से ये जोन जरूर बनाए गए हैं, बहुत ही आप कह सकते हैं डिटेल्ड प्लानिंग हुई है, लेकिन मौसमी इसको जमीन पर लागू करना एक बड़ी चुनौती होगी स्थानीय प्रशासन के लिए। गाइडलाइंस में अगर और भी कोई भी बारीकी सामने आ रही है, हमारे दर्शकों को बताएं मौसमी। जी बिल्कुल, देखिए अंजना, एक खास रणनीति बनाई गई है जहां तक स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को रोकने की है, और वो मैं आपको जिक्र कर रही थी कि किस तरह से यातायात जो रेड जोन में है उसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं होगी। और आपको ये जो ना पूरा खाका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लागू करना होगा। अब एक ही डिस्ट्रिक्ट में अगर
कंटेनमेंट एरिया के अलावा एक्टिविटी को अलाउ करना है जहाँ पे 21 दिन तक केस नहीं आया है। अगर एग्जांपल ले लीजिए रूरल लखनऊ और अर्बन लखनऊ, तो यहाँ अगर लखनऊ रेड जोन में है और जो ग्रामीण इलाका है वो वहां पे 21 दिन तक कोई केस नहीं आया, तो एक तरीके से अलग अलग यूनिट्स में बांटा जाएगा डिस्ट्रिक्ट को कि यहाँ पे नॉर्मल एक्टिविटी जो कि जिसकी अनुमति है वो अलाउड है ग्रामीण इलाकों में। तो इससे जो रूरल इंडिया है और जहाँ जहाँ कृषि की एक्टिविटीज है उसको परमिशन देने के लिए, और जहाँ केसेस नहीं हुए 21 दिन तक, भले ही वो रेड जोन में आए पर अगर वो ग्रीन यूनिट्स हो जाएंगे और स्थानीय प्रशासन को ये डिमार्केट करना होगा। ध्यान में ये भी रखना है कि हर हफ्ते इसकी परिभाषा बदली जाएगी, यानी कि रेड जोन क्या है अभी तो 21 दिन तक है, पर इसकी परिभाषा आगे क्या होगी और क्या एडिशंस होंगे ये हर हफ्ते रिव्यू करेगा प्रशासन। और जो आम नागरिक है उनको बता दें कि लॉकडाउन के एक्सटेंशन का मतलब है सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आप बाहर नहीं जा सकते। कोई बाहर जा सकता है, गाड़ी में जा सकता है, तो जो एसेंशियल एक्टिविटीज है और उसमें भी एक गाड़ी में 2 लोग अलाउड है। अगर आप बाइक से जा रहे हैं एसेंशियल एक्टिविटी में, आप पीछे नहीं बैठा सकते किसी और को, भले ही वो कोई एसेंशियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, वो वायलेशन ऑफ गाइडलाइंस है। और हर एक यूनिट को पूरे देश में बैरिकेड्स और बाउंड्रीज बनाई जाएंगी पुलिस प्रशासन और पैरामिलिट्री द्वारा, ताकि वो बैरिकेड्स को, लक्ष्मण रेखा को कोई नागरिक क्रॉस ना कर सके। बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है कैसे अगर कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहा है, कोई इमरजेंसी है या ज़रूरत है जाने की, तो उसको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, एक कर्फ्यू पास लेना पड़ेगा और फिर वो एक राज्य से दूसरे राज्य सफ़र कर सकता है। बहुत बड़ी बात यह भी है कि एयर, रेल, मेट्रो ये सब यातायात चालू नॉर्मल नहीं होंगे, पर स्पेशल परमिशन के केस में, कोई इमरजेंसी के केस में ये दरख्वास्त मंजूर हो सकती है और आप जो है जहां पे भी आप जाना चाहते हैं उसके लिए आप प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। इसके बारे में स्थानीय प्रशासन आपको जानकारी देगा। एक इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है अंजना कि लगातार केंद्र नजर बनाए हुआ है, निगरानी कर रहा है जिलों की कि कोई अंडर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस तो नहीं हो रही, टेस्टिंग कम नहीं हो रही। अगर टेस्टिंग कम हो रही होगी तो प्रशासन इंटरवीन करेगा, सरकार इंटरवीन करेगी। अंजना बिल्कुल मौसमी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त बिहार के मंत्री हमारे साथ जय कुमार सिंह साहब जुड़ रहे हैं। जय कुमार सिंह जी, आपने भी सुन ही लिया होगा, अशक पर हम बता रहे हैं और एमएचए के ऑर्डर सामने आ गए हैं। 17 मई तक अब लॉकडाउन जारी रहेगा। पहली प्रतिक्रिया आपकी, अलग अलग जोन्स और इन जोन्स में, रेड जोन में जबरदस्त सख्ती, ग्रीन जोन में थोड़ी सी रियायत, ऑरेंज जोन कड़ी निगरानी में, कैसे स्थानीय प्रशासन इन सबको लागू करेगा, बड़ी चुनौती होगी। जय कुमार सिंह साहब। बिल्कुल, ये स्वागत योग है और निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया गया है। अभी तक तो जो लॉकडाउन था कंप्लीट लॉकडाउन था, लेकिन इसमें थोड़ी सी रियायत दी गई है कि रेड जोन के अलावे जो हमारे ऑरेंज जोन और जो ग्रीन जोन है उसमें कुछ ई कॉमर्स की गतिविधियां कुछ चलेगी। और ये बिल्कुल स्वागत योग है कि जहां पर कुछ गतिविधियां भी चले और बिल्कुल लॉकडाउन जैसा नहीं दिखेगा ग्रीन जोन में, लेकिन ये इस जो पीछे की जो अनुभव हम लोगों की पूरे देश को जो अनुभव प्राप्त हुआ है, ये सभी लोग सुकून महसूस कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन से बहुत कुछ बचा है, नुकसान बहुत कम हुआ है, अदरवाइज बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय द्वारा जो निर्देश जारी की गई लॉकडाउन का, वो हमारे राज्य में अक्षरशः अनुपालन किया गया है। और अभी जो कुछ रियायतें दी गई है हमारे जो बाहर के आने वाले लोगों के लिए कुछ ट्रेन दी गई है, तो ये सुविधाएं भी बहुत लाभप्रद होगा। जो बाहर मजदूर जो फंसे हैं, माइग्रेंट लेबर और स्टूडेंट और जो टूरिस्ट सेक्टर में जो फंसे हुए लोग हैं, उनको भी आने में होगा। लेकिन ये लॉकडाउन 17 मई तक जो बढ़ाई गई है, इसका हम लोग जरूर स्वागत करेंगे और ये जन जीवन के हित में है। इसलिए ह्यूमन वैल्यू को प्राथमिकता देते हुए निर्णय लिया गया है, जो स्वागत योग्य है।
बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती बिहार के लिए भी है, मजदूरों को लाने के लिए भी कह दिया गया है, छात्र भी आ सकते हैं, ये सब कुछ कैसे होगा आपसे मैं चर्चा करूंगी। प्रताप सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ राजस्थान सरकार में भी मंत्री जुड़ रहे हैं, टी.एस. सिंहदेव साहब जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रताप सिंह जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, क्या आप इस फैसले का स्वागत करते हैं? बड़ी चुनौती होगी स्थानीय प्रशासन के लिए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में एक एक बारीकी को लागू करना। एक बात आप मानकर चलिए, ये 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाना इस देश की आवश्यकता थी। आप जानते हैं पूरी दुनिया के लिए चुनौती है, और जब ये चुनौती बढ़ रही है, हम ये मानते हैं कि यदि ये लॉकडाउन नहीं होता तब हमारी स्थिति क्या होती है। लॉकडाउन जो बढ़ाया गया है, अलग अलग जोन रखे गए हैं, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, उनके अनुसार जो हमारी दिनचर्या वो चलेगी। पूरा देश तैयार है इस बीमारी से लड़ने के लिए। अब पूरा देश एक ही बात चाहता है, काली रात बहुत जबरदस्त है, बहुत घना अंधेरा, इस अंधेरे के बीच में से कोई भी उजाला ढूंढने के लिए निकला है, और जब नई किरण होगी तो उसमें आप ये मानकर चलिए हिंदुस्तान एक ताकत बनकर उभरेगा। हाँ। हम सबकी एक ही भावना है कि किसी भी कीमत पर इस वक्त हम एक ही संकल्प ले लें, ना कोई जाति है, ना धर्म है, ना कोई राजनीति है, ना कोई पार्टी है, ना पॉलिटिक्स है, सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ी मानवता है। दुनिया, पूरी दुनिया जब लड़ रही है, भारत एक मिसाल बने। और इस वक्त मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन होने के बाद भी बहुत एरिया हॉटस्पॉट बने, बहुत एरिया रेड जोन बने। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हर आदमी ये संकल्प ले ले कि बीमारी के कारण आज तक भी रोज बताता है, सब लोग बताते हैं कि ये झूठे गिलास से पानी पीना, एक थाली में रोटी खाना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सारे बंद है। भगवान खुद कह रहे हैं कि इस वक्त मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब एक बार भूल जाओ। ऊपर वाला ये चाहता है कि हम सब ईमानदारी से इस बीमारी को दूर करने के जो कारण है और जो उपाय, उन उपायों को हमें अपनाना पड़ेगा। पूरा राजस्थान, पूरा देश लगा हुआ है। आप जानते हैं राजस्थान पहला राज्य है जिसने ये डिमांड की, आप लोगों की भी आवाज थी कि प्रवासी मजदूर अपने अपने घर पर पहुंचे। मजदूर दुखी था, परेशान था, और परेशान होकर आवाज दे रहा था, मैं मेरे बीवी बच्चों के साथ मेरे घर पहुंचना चाहता हूं। पैदल चल रहा था कई दिनों से, कोई रिक्शे पर, कोई टांगे पर, कोई साइकिल पर, पैदल लोग पहुंच रहे थे। ऐसे में राजस्थान की डिमांड थी कि राजस्थान की लेबर घर पर आ जाए, बाहर की लेबर अपने घर पर पहुंच जाए। और केंद्र सरकार ने भी आगे बढ़कर यह पहल कर दी कि सब अपने अपने घर जा सकते हैं। ट्रेन की सुविधा भी शुरू हो गई है। मैं तो केंद्र सरकार से आज तक आवाज बनकर सब लोगों के लिए एक ये आवाज बने, केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करें कि केंद्र सरकार बिल्कुल पिता की तरह पूरे देश में मॉनिटरिंग करे, लोगों को घर तक पहुंचाने के लिए ट्रेन लगाए, बस लगाए, पैसा खर्च करना पड़े, लेकिन फास्ट लोग अपने अपने घरों तक पहुंच सके। पूरा कंट्रोल रूम बने दिल्ली के स्तर पर, केंद्र सरकार के स्तर पर 100-200 फोन नंबर जारी हो, लोग जो परेशान हो रहे हैं वो फोन पर बात कर सके। और उस कंट्रोल रूम के जरिए यदि कहीं यहाँ से राजस्थान से बसें भर के बंगाल जा रही है, बंगाल से यदि वो वापस भर के नहीं आ पा रही, तो केंद्र सरकार अपनी पावर का यूज करे और पिता बनकर लोगों को आदेश दे कि कोई भी स्टेट हो, जब ये फैसला हो गया है कि सब अपने अपने घर जा सकते हैं, तो पास के नाम पर, परमिशन के नाम पर अब उनको रोका नहीं जाए। जो लोग अपने पैसे देकर इकट्ठे करके बस करके रवाना हो रहे हैं, हाँ। उनको तुरंत परमिशन मिले जिससे वो जल्दी से अपने घर पहुंच सके। अब इसमें ज्यादा समय नहीं लगे, ये वक्त आ गया है जब दोबारा लॉकडाउन बढ़ गया। जो लॉकडाउन में लोग फंसे हुए हैं उनको घरों तक सुनिश्चित तौर पर पहुंचाया जा सके, इसके लिए सबको मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन इसमें भी चुनौती बड़ी रहेगी कि कैसे संक्रमित कोई भी नहीं हो। मैं आपके पास अब टी.एस. सिंहदेव साहब आप आना चाहती हूँ। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर काम करने का वक्त है ये, प्रताप सिंह जी कह रहे हैं, आप सहमत हैं? और क्या लॉकडाउन एक्सटेंशन के इस फैसले में आप भी शामिल हैं, सहमत हैं? छत्तीसगढ़ में तो वैसे ही बहुत कम मामले हैं, तो कई ग्रीन जोन होंगे आपके इलाके में, उसके बारे में भी बताइएगा। अंजना जी, मैं तो मान के चल रहा था कि हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं, एक वैश्विक और राष्ट्रीय आपदा से संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। ये पार्टी पॉलिटिक्स की तो नाम ही कभी नहीं आने देना चाहिए। जहां तक लॉकडाउन को बढ़ाने का सवाल है, परिस्थिति क्या है? हमने आज लोगों को जो बाहर काम कर रहे हैं उनको आने जाने का रास्ता दिया। यही बात आ रही थी कि क्या 24 तारीख को जो लॉकडाउन अनाउंस हुआ था उसके पहले ये हो जाना था। अब किस स्थिति में वो आ रहे हैं, जो आपने कहा, मैं आपसे पूरी तरह से इस बात में सहमत हूं कि बहुत बड़ी चुनौती राज्यों के सामने आएगी। आज ही हम लोग रिव्यू कर रहे थे, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे महाराष्ट्र से लोगों को आने दिया जा रहा है, बिना कोऑर्डिनेशन के आने दिया जा रहा है।
ये कह के वहां पर लोग आके बड़ी संख्या में बॉर्डर पे एकत्रित हो गए हैं कि हमको तो महाराष्ट्र ने पास दे दिया है, अब हमको क्यों रोका जा रहा है। न कोई उसमें सर्वेलेंस है, न किसी की बात की जानकारी है कि वो छत्तीसगढ़ के भी हैं कि नहीं है, पास करके जा रहे हैं या छत्तीसगढ़ में केसेस कम है, इस बाबत छत्तीसगढ़ में आना चाह रहे हैं। काफी कंफ्यूजन अंजना जी, काफी कंफ्यूजन है। और ये मूवमेंट जब तक दोनों एंड पे, जिस राज्य से आ रहे हैं और जिस राज्य में जा रहे हैं, वहां पर कंप्लीटली कोऑर्डिनेटेड होके अगर ये नहीं होगा, पूरे सामंजस्य और तालमेल से नहीं होगा, तो स्थितियां नियंत्रण के बाहर जा सकती हैं। इसके लिए तो फिर भूपेश बघेल साहब को उद्धव ठाकरे से बात करनी होगी और आपको एक रास्ता निकालना होगा, क्योंकि जो आप बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा चिंता पैदा करने वाला है। अगर बहुत सारे ऐसे लोग अभी बॉर्डर पर इकट्ठा हैं और वो छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं सर्विलेंस की कमी है। सर्वेलेंस की कमी है और हम तो महाराष्ट्र से आने वालों के साथ अभी जूझ ही रहे हैं। हमारे ग्रीन जोन ऑरेंज में और रेड में तब्दील हो गए। 6 लोग जो झारखंड से जाने के लिए महाराष्ट्र से आए हुए थे लोग, उनको जब हमने रैपिड टेस्टिंग किट से जांच की, सर्वे हमने किया, तो आज 6 लोग उसमें से पॉजिटिव और आ गए और ये वही लोग थे। लेकिन टीएस सिंहदेव साहब, यही तो दिक्कत है। फिर आपने प्रताप सिंह जी की भी धारा प्रवाह भाषण को सुना, वो कह रहे हैं और कई राज्य हैं जिनका ये मानना है कि मजदूरों को हर हाल में उनके राज्यों में पहुंचाइए। अब अगर मैं सही हूं, मैं जानकारी भी लगातार अपने दर्शकों को दे रही हूं 6 बजे से, 28 लाख के आसपास मजदूर हैं बिहार में जिन्होंने फोन करके अपने आप को रजिस्टर कराया है। आप बताइए टीएस सिंहदेव साहब, 28 लाख मजदूरों को ट्रांसपोर्ट करना, फिर इंश्योर करना कि वो 15 दिन क्वारंटीन हो बिहार में, ये ऐसा विशालतम मुश्किल चुनौती है जिसकी कल्पना करना और फिर उसको जमीन पर लागू कर पाना बहुत मुश्किल है। टीएस सिंहदेव साहब। अंजना जी, मुश्किल ही नहीं, शायद असंभव है। सच्चाई ये है, क्या दूसरा विकल्प नहीं लेना चाहिए कि जहां है उनको बेहतर हालत में रखें। जो लोग मजदूरी करने के लिए गए हैं उनकी मजदूरी बंद कर दी है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके देखरेख में उन्होंने हाथ उठा दिए हैं और यही कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो बसों से ले जाके सीमाओं तक लोगों को पहुंचा रहे हैं। तो आज देखने की आवश्यकता और कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता ये है कि एक भावनात्मक पहलू है 24 लाख लोगों के आने का। ये छत्तीसगढ़ में भी 1 लाख 2 लाख लोग आ सकते हैं। ये 2 लाख लोग आएंगे अंजना जी, तो क्या 3 करोड़ जो छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं उनके ऊपर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा अनप्लान्ड तरीके से? हमने तो दूसरे राज्य के लोगों को यहाँ पर रखा है, तो राज्य के लोगों के लिए विस्तृत चर्चा करूंगी। बहुत बड़ा पॉइंट आप उठा रहे हैं और वाकई यहाँ पर कांग्रेस शासित राज्य, बीजेपी शासित राज्य की बात नहीं है। हर राज्य कैसे सुरक्षित रहे, हर नागरिक सुरक्षित रहे, इस पर नजर रहेगी। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है उस पर मैं आऊंगी आपके पास सिंह साहब, यहाँ बिहार भी जानकारी के लिए। लेकिन बड़ी खबर है, देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौसमी हमारे साथ बनी हुई है, दिल्ली से शरद कुमार हमारे सहयोगी, जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज्ञा हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रही हैं और भवेश हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपके पास अब जयपुर जल्दी से आना चाहती हूं। जयपुर एक और जबरदस्त संक्रमण का केंद्र, हॉटस्पॉट रामगंज। शरद, किस तरह से इस लॉकडाउन के एक्सटेंशन पर वहां पर प्रतिक्रियाएं आ रही है, किस तरह की जानकारी आप देंगे प्रशासन की तरफ से? देखिए, प्रशासन की तरफ से अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तुरंत अपने कोर टीम की बैठक बुलाई है। उस बैठक में तय किया जाएगा कि लॉकडाउन जो बढ़ाया गया है तो उसमें किस तरह से जो 19 जिले हैं ऑरेंज जोन के, उनमें छूट दी जाए और जो किसी वजह से शरद आपकी आवाज चल गई है, मैं वापस आऊंगी आपके पास ठीक होते ही। मनोज्ञा, चूंकि दिल्ली और मुंबई पर एक एक बार चर्चा हो गई है, जल्दी से कोलकाता चलते हैं। वहां और वहां की पॉलिटिक्स अपनी तरफ, लेकिन अब लॉकडाउन एक्सटेंशन और यहां पर भी अलग अलग जो जोन्स हैं उनको लेकर जो परिस्थितियां हैं उस पर किस तरह की जानकारी प्रशासन दे रहा है? इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये बात तो साफ कर चुकी हैं कि वो इंतजार करेंगी केंद्र सरकार के फैसले का और उसके बाद ही कोई कदम उठाएंगी, और उसी का इंतजार अब पूरा हो चुका है जब केंद्र सरकार ने ये कह दिया है कि अगला कदम क्या होगा। 15 दिन के लिए 18 मई तक के लिए लॉकडाउन है। तो वहीं बंगाल में भी एक के बाद एक मुख्यमंत्री ने अपनी बैठकों में भी ये भी साफ किया था कि हो सकता है 21 मई तक इस लॉकडाउन की जरूरत है। इस पर उन्होंने पहले भी कहा था। कैबिनेट की मीटिंग जरूर हुई थी कल, लेकिन उस पर किसी तरह का इस बारे में अभी तक फैसला नहीं आया है। हालांकि रेड जोन और ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन की लड़ाई केंद्र सरकार के साथ लगातार जारी है और इसके मद्देनजर अगर हम बात करें तो कोलकाता और आसपास के चारों जो जिले हैं वो इस समय रेड जोन में हैं, जिसकी वजह से यहाँ
जहां पर लॉकडाउन को खत्म करना फिलहाल बहुत मुश्किल है। लेकिन जो बाकी जिले हैं, खासतौर से मध्य बंगाल के, जहां पर अभी तक कुछ ही मामले आए हैं, लेकिन जो स्थिति है वो अभी बदलती और कुछ जगह बिगड़ती भी नजर आ रही है। ऐसे में पश्चिम बंगाल सरकार तो इंतजार कर रही थी कि केंद्र सरकार क्या फैसले लेगी, लेकिन राजनीति और इन सब के बीच में ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से इंतजार था, अगले कुछ घंटों में भी उस पर फैसला अभी आना नहीं एक्सपेक्टेड है। इसका फिर इंतजार किया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन केंद्र की तरफ से एक्सटेंडेड है, लेकिन उसका राज्य में क्या असर होगा ये देखने वाली बात होगी। एक महत्वपूर्ण बात जो बंगाल सरकार ने पहले ही कर दी थी कि नॉन एसेंशियल आइटम्स की जो ऑर्डर है ऑनलाइन उसको खोल दिया था, लेकिन उस पर यह क्लैरिटी नहीं थी कि रेड जोन में या कंटामिनेशन जोन में, जो कंटेनमेंट जोन है, उसमें क्या होगा। और ऐसे में इन सब के बीच में ये अगला कदम सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि किसान पर इस समय बुआई का, फसल का, और इस समय जो सबसे बड़ा असर हो रहा है, काल बैसाखी का समय है, और इन सब के बीच में राज्य सरकार के ऊपर जिम्मेदारियां कई गुना ज्यादा हो जाती हैं। बिल्कुल, एक बार सीधे लिए चलते हैं फिर से मुंबई। दिवेश वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। शरद आपके पास भी आएंगे दिवेश, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र, अगर हम टॉप 5 राज्यों को देखें तो महाराष्ट्र में आंकड़े सबसे ज्यादा हैं, बहुत सारे 14 के आसपास हॉटस्पॉट्स वहां पर हैं। मुंबई सेंटर, एक तरह से मुंबई पुणे दोनों ही जबरदस्त संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। धारावी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती मुंबई में, किस तरह की जानकारी वहां से? जी अंजना, मुंबई सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है महाराष्ट्र का। मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस हैं महाराष्ट्र के, जिसके बाद पुणे में सबसे ज्यादा केसेस हैं। मुंबई में सबसे बड़ा चैलेंज जो एडमिनिस्ट्रेशन फेस कर रही है, सरकार फेस कर रही है, वो है इस संक्रमण को रोकना। धारावी और गोवंडी जैसे इलाकों में, ये इलाके वही हैं जहां पर बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स भी रहते हैं, जो कि घर जाने के लिए बार बार मिन्नतें कर रहे हैं, प्ली कर रहे हैं बिहार सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं किसी तरीके से उन्हें भेजा जाए। जब एमएचए ने ये गाइडलाइंस इशू की कि जो भी स्ट्रैंडेड लेबरर्स हैं उनके जाने की व्यवस्था की जाए, बसेस या ट्रेन से किसी तरीके से उन्हें भेजा जाए, महाराष्ट्र सरकार ने रजिस्ट्रेशन तक शुरू कर दी, नोडल अथॉरिटी बनाई। नोडल अथॉरिटी को यह चार्ज दिया कि सारे वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन कर एक लिस्ट बनाई जाए और उनका आधार कार्ड नंबर लिया जाए और उसके तहत उनको भेजने की तैयारी की जाए। लाखों की संख्या में, आपको बता दें, पूरे देश में सबसे ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं, दूसरे प्रदेशों से आए हुए वर्कर्स महाराष्ट्र में हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा मुंबई में है। इनको वापस भेजना एक हरक्यूलियन टास्क है, एक सबसे बड़ा टास्क है। और इस दौरान अब लॉकडाउन 3 आ गया है, लॉकडाउन की एक्सटेंशन हुई है। महाराष्ट्र सरकार अब किस तरीके से इसमें एक रणनीति बनाती है, किस तरीके से एक नीति का गठन करती है इन सारे माइग्रेंट वर्कर्स को भेजने के लिए। उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के सीएम हैं, उन्होंने पहले भी सरकार से ये अपील की थी कि कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई जाए ताकि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं बिहार के, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और अन्य राज्यों के, उन्हें भेजा जा सके। पर अभी तक उस पर कोई क्लैरिटी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है, सेंटर की तरफ से नहीं आई है। बसेस अगर भेजना चाहती है बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, उसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। पर रजिस्ट्रेशन जरूर शुरू हो चुका है। हमने बहुत सारे ऐसे इलाके भी यहाँ पर देखे, कुर्ला का इलाका, मालवनी का इलाका, जहाँ पर बार बार सरकारी दफ्तरों में जाकर, कुछ जगहों पर शिवसेना शाखाओं में जाकर फॉर्म बट रहे थे, वहां पर फॉर्म मजदूर जाकर भर रहे थे इस आशा में कि उनको अब घर जाने वापस मिलेगा, वापस जाने की गुंजाइश उनमें जाग गई थी। पर अब लॉकडाउन एक्सटेंशन जब बढ़ा है, अब देखा जाएगा कि कैसे महाराष्ट्र सरकार इसकी रणनीति बनाती है, किस तरीके से एक तरफ लॉकडाउन को मेंटेन करना है 17 मई तक, और दूसरी तरफ माइग्रेंट वर्कर्स जो कि काफी तादाद में है, काफी पॉपुलेशन में है यहाँ पर, उन्हें भेजने की किस तरीके से नीति बनाई जाती है। दूसरे स्टेट से, बिहार, उत्तर प्रदेश, जो अन्य राज्य हैं, उनसे किस तरीके का तालमेल होता है, किस तरीके की बातचीत होती है, ये अभी फैसला होना बाकी है। इस बारे में कोई भी क्लैरिटी अभी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नहीं आई है। लॉकडाउन का एक्सटेंशन भी, जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, हाँ। वहां पर बहुत सारे इलाके हैं जिनको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, पुलिस बिठा दी जा चुकी है लोगों के दरवाजे पर ताकि लोग घर से बाहर ना निकले। फिर भी धारावी में हम रोज देख रहे हैं कि नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। खास तौर पर अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व वहां पर देखें तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग भी एक लग्जरी है, जिस तरह के हालात में लोग वहां पर रहते हैं, लेकिन ये सब कुछ करना पड़ेगा। इतने बड़ी महामारी में देश के सामने ये चुनौती। आइए, आपको श्वेता सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। श्वेता, 17 मई तक घर पर ही रहना होगा, लॉकडाउन का पालन करना होगा, अलग अलग जोन्स के लिए अलग अलग गाइडलाइंस, लेकिन इन सब के बीच चुनौती अभी भी बड़ी है। ये जरूर दिखता है
एमएचए की तरफ से इस फैसले में? वाकई अंजना, और अगर हम वो रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की लिस्ट देखें तो उसमें जिलेवार अगर हम देखें, अभी 2 दिन पहले मैं उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में गई थी जहां पर लोगों की शिकायत ये थी कि हम तो ग्रीन जोन में आ रहे हैं, आज तक एक भी कोरोना पॉजिटिव का मामला नहीं देखा है। वो लोग चाह रहे थे कि किसी तरह की उनको रियायतें मिल जाएं, वो लोग खुश हो जाएंगे। बहुत सारे गांव जो राजस्थान के इलाके में मैं गई, वहां पर कोई भी मामला ऐसा नहीं, वो चाह रहे थे कि उन्हें किसी तरह की छूट मिले। तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी राहत की बात है अंजना इस समय। लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के लिए तो ज्यादा बड़ी चुनौती ये होगी कि भले ही केंद्र की तरफ से वो सूची तैयार की गई और राज्यों को दी गई, लेकिन सबसे पहले तो बंगाल नहीं कह दिया आपने सूची ही गलत तैयार की है। बंगाल को 10 रेड जोन्स दिए गए थे, ममता बनर्जी ने कहा हमारे तो सिर्फ 4 रेड जोन है। तब अगर क्लासिफिकेशन को लेकर ही केंद्र और राज्यों में टकराव शुरू हो जाएगा तो उसके बाद आप किस जगह को रियायत देंगे और किसको नहीं, क्योंकि अगर रेड जोन को आपने रियायत दे दी जो कि सचमुच में रेड जोन है, तो उसके बाद बाकी को जो ग्रीन है और ऑरेंज है उसे रेड बनते देर नहीं लगेगी। तो ये एक थोड़ी सी पेचीदा स्थिति है जो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कोरोना के समय में राज्य केंद्र सब मिलकर लड़ रहे हैं, सबको एक साथ लड़ना ही होगा। लेकिन मुझे लगता है जैसे जो पहाड़ी इलाके हैं, जो ऊंचाई के इलाके हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर। कई गांव जो एक क्लस्टर है, कई सारे गांव जो आपस में मिलना जुलना चाहते हैं, कुछ रिश्तेदार दूर रहते हैं, कुछ चीजें दूसरे गांव में मिलती हैं, अभी पूरी तरीके की आत्मनिर्भरता नहीं है, वो ग्रीन जोन, उन सब के लिए तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, शहरी इलाकों को एक सबक भी है कि आप लॉकडाउन को जब तक पूरी तरह से पालन नहीं करेंगे तब तक आप पर ये लॉकडाउन आपको पालन करना ही पड़ेगा, उसको एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना कोई चारा नहीं रह जाता है। बिल्कुल। शरद के पास एक बार जल्दी से चलते हैं। शरद जयपुर से हमारे साथ बने हुए। शरद, पिछली बार आपकी आवाज कट गई थी। बड़ी चुनौतियां ये हैं, और यहाँ पर कौन कांग्रेस शासित राज्य है, राजस्थान या पश्चिम बंगाल टीएमसी के शासन में, ये महत्वपूर्ण नहीं होगा। और इसीलिए इंटर मिनिस्टेरियल जो टीम भी भेजी गई थी वो इसी के लिए थी कि रेड जोन्स को चिन्हित किया जाए और फिर ये गाइडलाइन सब लागू हो जाए। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि रेड जोन जो 8 जिले हैं उसमें किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि जो स्वास्थ्य मंत्री थी रघु शर्मा, उन्होंने कहा कि हमारे ऑरेंज जोन की जो जिले हैं, जो 18 जिले हैं उसमें से कई ग्रीन जोन है जिसको छूट दी जानी चाहिए थी, लेकिन हम केंद्र सरकार के जो गाइडलाइन उनका पालन करेंगे। लेकिन अंजना, सबसे बड़ी चुनौती अभी शाम को शुरू होने जा रही है। जयपुर से एक ट्रेन बिहार के लिए खुल रही है, कोटा से एक झारखंड के लिए। राजस्थान का जो अनुभव रहा है कि बाकी जो मजदूर आए हैं, कई मजदूरों ने कई गाँवों में संक्रमण फैलाया है। गुजरात बॉर्डर से बड़ी संख्या में मजदूर आ रहे हैं। तो रेड जोन, ऑरेंज जोन तो ठीक है, लेकिन जो इतनी बड़ी संख्या में मजदूर आ रहे हैं, 10 लाख लोगों ने 3 दिन में राजस्थान से आने और जाने के रजिस्टर्ड कराया है, जिसमें 7 लोग अकेले राजस्थान आना चाहते हैं। और में से कहा 1,98,000 लोगों ने कहा है कि अपनी गाड़ी से आ सकते हैं, बाकी हमारे लिए व्यवस्था कराएं। अशोक गहलोत ने कहा कि 10 लाख लोग हम बस से नहीं भेज सकते हैं, कई महीने लग जाएंगे। उसके बाद केंद्र सरकार ने आज शाम को 2 ट्रेन दे दी। अभी 10 बजे दोनों ट्रेनें खुल रही है, कोटा से खुल रही है और एक जयपुर से खुल रही है बिहार के लिए। अब इन बिहार के मजदूरों को संभाल कर स्टेशन पर लाना, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ट्रेन में बैठाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए पटना ले जाना एक बड़ी चुनौती है। और यहां से हमें लगता है कि आज के बाद एक बड़ी चुनौती सभी सरकारों के लिए शुरू होने जा रही है। कितनी बड़ी संख्या में 10 लाख 12 लाख जो मजदूर एक दूसरे राज्य में आएंगे जाएंगे, तो उसमें जो जोन बनाए वो जोन को क्या किया जाए। क्योंकि सरकार का कहना है कि हमने कोशिश की है कि होम क्वारंटाइन में ज्यादा से ज्यादा लोग रहें, और जिन गांवों में कोई अगर विरोध होता है तो उन गांव के बाहर स्कूल में रखेंगे। और जिनके पास घर नहीं है, बहुत सारे मजदूर ऐसे भी हैं मुंबई दिल्ली में काम करने वाले जिनके पास घर नहीं है, उन्हें कहां रखा जाएगा। तो उनके लिए कह रहे हैं कि स्कूलों को चिन्हित किया जा रहा है, बाहर कोई मकान किराए पर लेकर चिन्हित कर रहे हैं जहां पर क्वारंटाइन करेंगे। तो 10 लाख 12 लाख लोगों को क्वारंटाइन करना आसान नहीं होगा। अंजना जी, यहाँ तो शरद आप 10 लाख बता रहे हैं, वहां बिहार से जानकारी आ रही है कि 28 लाख मजदूरों ने तो पहले दिन ही कॉल कर दिया। और बिहार के ही शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता, उनके पास चलते हैं। 28 लाख, और माना जा रहा है 3 मई के बाद अगर ये बसें ट्रेनें चलेंगी तो 32 लाख मजदूर हो सकते हैं। ये तो असंभव से आंकड़े सामने आ रहे हैं। किस तरह से ये सब कुछ लागू होगा? लॉकडाउन का एक्सटेंशन 2 सप्ताह का, शाहनवाज जी, इन सब पर आपकी प्रतिक्रिया, जानकारी। देखिए, लॉकडाउन इसलिए किया गया था कि लोगों की जिंदगी बचाई जाए। अभी भी जो लोग जहां पर हैं वो वहां रहें तो ज्यादा अच्छा है। मकसद यही था कि वो वहां रहें और वहां उनको सुविधा मिले। लेकिन जो मजदूर या जो बच्चे जहां फंसे हुए हैं, उनको लगता है कि उनको आना है, उसके लिए एक इंतजाम की बात कही गई है। बिहार सरकार ने भी पहले भी कहा था कि केंद्र अगर हमें
क्योंकि बिहार के लोग पूरे देश के अंदर में हैं। अगर लॉकडाउन हुआ उसका सबसे बड़ा असर बिहार, यूपी, उड़ीसा और झारखंड के लोगों को पड़ता है, क्योंकि वहाँ के प्रवासी लोग बहुत हैं और वो लोग जो इनरोल करा रहे हैं वो बड़ी तादाद में करा रहे हैं। उनको मैं आज तक चैनल जो देख रहे हैं उनके जरिए कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने यहाँ रह सकते हैं, जहाँ पे हैं, तो अच्छा है। अगर आपको लगता है नहीं वहाँ पर बहुत दुश्वारी है, तब इनरोल कराइए, पैनिक में मत आइए। और अगर फिर भी जो लोग कहेंगे आने के लिए, उनके लिए सरकार की तरफ से वो इंतज़ाम किया जाएगा, क्योंकि बसों का इंतज़ाम, जैसे मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली में जो ज़्यादा बसें मिलती हैं वो CNG की है, तो यहाँ बसों का इंतज़ाम या कई जगह ट्रेन का इंतज़ाम। जो बच्चे हैं, जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, जो कोटा में 10th के बाद या 9th के बाद जाते हैं, वहाँ कोचिंग करते हैं, उनके अंदर बहुत पैनिक था। तो उन बच्चों का तो वाजिब बनता है कि अगर लड़के चले गए तो उनको भी आना चाहिए। लेकिन कई जगह जो लॉकडाउन के बाद जहाँ जहाँ ग्रीन जोन है वहाँ फैक्ट्रियाँ भी खुलेंगी और वहाँ मजदूरों की जरूरत भी हो। सुनिए, बसों के साथ तो बहुत मुश्किल है सर, ये कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। 32 लाख, कहीं पर 10 लाख, जैसा कि शरद बता रहे हैं राजस्थान में। बिहार के लिए अगर इतने लोगों ने रजिस्टर किया है तो ट्रेन ही एक संभावना दिखाई देती है। आज जैसे तेलंगाना से हटिया के लिए, रांची के लिए ट्रेन निकली है, यहाँ शरद बता रहे हैं कि 2 ट्रेनें यहां से भी रवाना हो रही। क्या हम माने कि अब ट्रेनों के जरिए ही पहुंचाना थोड़ा सा मुमकिन दिखाई देता है? अंजना जी, हम लोगों ने बहुत सी रैली में भी ट्रेन का उपयोग किया है। एक बॉगी में 70 आदमी और फिर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान देते हुए 20 बॉगी की ट्रेन होगी, तब भी कितने लोग उसमें आ सकते हैं। इसलिए 2 बातें ध्यान में रहना चाहिए। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूँ ये विषय, कि अगर सब लोग में पैनिक होगा कि घर लौटना है तो बहुत बड़ी दुश्वारी आएगी। लेकिन कई जगह मेरी बातचीत हुई, जो फैक्ट्री वाले हैं कई जगह ध्यान भी रख रहे हैं, जो मजदूर काम कर रहे हैं उनका ध्यान रख रहे हैं। जिनका ध्यान कोई नहीं रख रहा है उसके लिए बिहार सरकार ने भी उनके अकाउंट में 1000 रुपये भेजे हैं। उस व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकता है। लेकिन अगर सारे ऐसे 30 लाख लोग आएंगे तो उसको वहां से वहां ले जाना भी ये कुंभ से भी बड़ा कार्यक्रम होगा। यानी जो कुंभ में जितनी शक्तियां लगती हैं उससे भी कम ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। इसलिए केंद्र सरकार के अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी और वहां के लोगों ने बातचीत करके ये परिस्थिति के हिसाब से निर्णय होगा। मुझे भी आज जैसे ये अनाउंस हुआ, मुझे भी मेरे यहाँ भागलपुर से कई लोगों के फोन आए कि हमारा दामाद वहाँ है तो बेटा यहाँ है। तो हमने उनसे कहा अगर वो वहाँ सुरक्षित हैं, रह रहे हैं, कोई दुश्वारी नहीं है तो रहने दीजिए। अगर लगे बहुत दुश्वारी है तो बताइए बिहार सरकार के नंबर पर, वो स्थिति को और मजबूत करना होगा। और जिस राज्य में वो लोग रह रहे हैं उस राज्य के लोगों को भी वो चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना वायरस का जो खतरा है ये सही है। ये कई लोग सवाल उठाते हैं कि साहब हम राज्य के हैं कि देश के हैं कि जिले के, तो जिस राज्य में लोग रह रहे हैं उस राज्य की भी जिम्मेदारी उतनी बनती है कि उनकी चिंता करना। क्योंकि आप देखिए नांदेड़ की घटना क्या हुई, नांदेड़ से बसों से लोग आए और उसमें बहुत से लोग पॉजिटिव हो गए और उसके वजह से पंजाब में बहुत दुश्वारी आ गई। तो अब जो लोग भी बिहार के लोग हैं, देखिए टीवी डिबेट होता तो आरोप प्रत्यारोप हो जाता, क्योंकि अंजना जी आप बिहार को जानती हैं और मैं बिहार से हूं, तो मैं उनको अपील करता हूं जो लोग हैं कि अगर जहां पर आप हैं सुरक्षित हैं तो पैनिक में मत आइए। अगर आपको लगे बहुत जरूरी आना है तो आप संपर्क कीजिए। राजनीति से ऊपर उठकर ये संदेश देने का वक्त है। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री भी अलग अलग राज्यों के जुड़े हुए थे, टी.एस. सिंहदेव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से जल्दी से श्वेता के पास चलते हैं और टी.एस. सिंहदेव साहब उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। ऑनलाइन जो बिक्री है उसको लेकर भी कहा गया है कि ऑनलाइन डिलीवरी की इजाजत कुछ चीजों की ग्रीन जोन्स में दी जाएगी, रेड जोन में नहीं दी जाएगी। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 साल से जो बुजुर्ग हैं, वो किसी भी जोन में देश के किसी भी कोने में हो, उनको घर से निकलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि उनकी जिंदगी को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। बहुत ही मेटिकुलस प्लानिंग, डिटेलिंग के साथ साइंटिफिक तरीके से इन जोन्स को बनाया गया है और वहां पर नियमों को सामने रखा गया है। श्वेता, अंजना, पेशेंट्स की संख्या, संक्रमित लोगों की संख्या, कितने लोग वहां पर
पालन कर रहे हैं कि नहीं लॉकडाउन का नियमों को, ये सारी चीजें भी बहुत ध्यान में रखी जाती हैं। कई जगह जहां पर अगर संक्रमण आया हो और उसके बाद से वहां पर खत्म हो गया हो, भले दिल्ली के एक हॉटस्पॉट की ही बात हम ले लें, जिस पहली जगह को हॉटस्पॉट बनाया गया था उसे आखिरकार मुक्त घोषित किया गया, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वहां का व्यक्ति ठीक हो गया था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो पालन किया गया था। और यही चीज आगे फॉलो होनी है बाकी सब जगह पर। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां पर सबसे अधिक इतने सारे रेड जोन्स हैं, ऐसे राज्यों के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली तो हम समझ लें कि चलिए हरियाणा ने रोक दिया कि आप यहां से आगे नहीं जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए आपको कर्फ्यू पास की जरूरत हो जाती है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के भीतर ही अलग अलग जोन्स या फिर तमिलनाडु के अंदर अलग अलग, राजस्थान के अंदर जो बड़े राज्य हैं, वहां पर किस तरीके से आप एक रेड जोन को एक ग्रीन जोन से बांटेंगे, जबकि एक ग्रीन जोन एक और दूसरी ओर। लेकिन इस सब की भी जो आपने पहली पंक्ति कही ना अंजना, वो बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि लोग जो घरों के अंदर कुछ चीजें, जैसे छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कुछ बांधनी का ही काम कर रही हैं कुछ महिलाएं, वो चाहती हैं कि इसे अपने लोकल बाजार में बेच दें, आसपास के मान लीजिए 10 गांवों में कुछ नहीं हुआ है, तो अब उस तरह की चीजें जो स्वरोजगार है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके लिए बड़ा एक वरदान के तौर पर ये ग्रीन जोन्स का मामला है, क्योंकि ये लोग पालन कर रहे थे उन नियमों का। इन्हें क्यों जो रेड जोन की गलतियों की उस चीज की भरपाई करनी, उस गलती की भरपाई करनी पड़े। तो इस तरीके से देखते हुए मुझे लगता है कि अब जो रेड जोन्स है उन्हें भी उस ओर देखना चाहिए, दूसरी ओर, और उसके बाद 2 हफ्ते के बाद मुझे लगता है कि काफी हद तक मेडिकली भी कहा जा रहा है और इकोनॉमिकली तो बहुत ज्यादा जरूरत। बिल्कुल। जय कुमार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बिहार के मंत्री हैं। और जय कुमार सिंह जी, जो परेशानी जिसका जिक्र शाहनवाज जी भी कर रहे थे, शरद भी बता रहे हैं हमारे सहयोगी कि 10 लाख तो वहां पर मजदूर हैं, 2 ट्रेनें रवाना की जा रही हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती बनकर आने वाली है सामने। किस तरह की तैयारी होगी अगर इतने लाखों लाख मजदूर धीरे धीरे पहुंचने लगते हैं? नहीं अंजना जी, बिल्कुल ये है बिहार के लिए, जितनी पॉपुलेशन बाहर जो माइग्रेंट लेबर है उनको लाना बिल्कुल आसान नहीं है। ऐसे में ये देश का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ी नेटवर्किंग, जो रेल नेटवर्किंग भारत को कहा जाता है, तो हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्रालय से जरूर निवेदन होगा कि रेल रूट के अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं हो सकता है जो कि जिनको की लाया जा सकता है, क्योंकि लाने के बाद जो बिहार की जो तैयारी है, उन लोगों को क्वारंटाइन करना और सभी लोगों का एक शेल्टर देना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो देश की इतनी बड़ी चुनौती है। और एक हम जरूर चाहेंगे अंजना जी कि अब देश में जो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से जो ये जोन बनाए गए हैं, जो रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन जो बनाए गए हैं, सारे जो माइग्रेंट लेबर है जो पैनिक हुए हैं, उनको ये संदेश जरूर जाना चाहिए, कोई आर्थिक गतिविधियां स्टार्ट हो और वो जो लाइवलीहुड के लिए जिसके लिए वो गए हैं, और कोई निर्माण की कार्य अब चालू हो जहां ऑरेंज जोन हो और ग्रीन जोन हो, तो ऐसे में वो पैनिक भी कम होंगे। और जिस मकसद से वो जिस प्रदेश में गए हैं, यदि उनको तुरंत रिलैक्स मिलता है और रोजगार करने का अवसर मिलता है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ लोग ठहर जाएंगे और वहीं अपने काम में लग जाएंगे। इसलिए बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस बात को हम कह रहे हैं कि इसका भी एक अच्छे बेहतर तरीके से इस प्रचार होनी चाहिए कि अब काम जारी होने जा रहा है, जिस मकसद के लिए आप आए हैं, आपकी मकसद अब शुरू होने जा रहा है, आप काम पर लौट सकते हैं। तो बहुत सारी संख्या, मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत संख्या वो लौटेगा, क्योंकि इस बात को जान रहे हैं कि बिहार में भी मैं जब जाऊंगा तो मुझे क्वारंटाइन होना पड़ेगा। इसलिए सभी लोगों को कुछ गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां, निर्माण की गतिविधियां चालू होने से भी संख्या रुकेगी। और रेल नेटवर्किंग जो भारत का इस विषम परिस्थिति में, इससे बड़ा कोई नेटवर्किंग नहीं हो सकता है लोगों को अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। और हमारी सरकार पूरी तैयारी की है, हर प्रदेश के लिए एक नोडल अफसर बहाल कर दिए गए हैं, और हम अपने जो परिवहन विभाग है उनकी सारी बसेस को सैनिटाइज करके हमारी ये तैयारी है कि यदि वो रेल से आते हैं तो उनको पुनः एक जांच किया जाएगा और सैनिटाइज बस से हम उनके शेल्टर तक ले जाएंगे और क्वारंटाइन। वो बहुत बड़ी चुनौती होगी, इतने सारे क्वारंटीन बेड्स, इतने सारे कैसे इंतजाम किए जाएं। लेकिन एक बार जरा चलते हैं, राजस्थान के प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ हैं। कई सारे विधायक थे जो शराब की बिक्री को लेकर बड़े आतुर दिखाई दे रहे थे। 1-2 तो विधायक हैं, एक कांग्रेस के भी, जिन्होंने ये कह दिया कि अगर हाथ सैनिटाइज होता है अल्कोहल से तो
गला भी ठीक रहेगा और बीमारी दूर रहेगी। लेकिन इन सब के बीच जो ये कुछ ढील दी गई है कुछ जगहों पर शराब की बिक्री पर, ये महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि राजस्व का भी बहुत नुकसान राज्यों को हो रहा था। प्रताप सिंह जी, इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, पूरे देश में मैंने ये राजस्थान में महसूस किया, मैं भी लोगों के बीच में रहता हूँ, इस बात का बड़ा रिएक्शन है और बार बार लोगों की डिमांड होती है कि शराब की दुकानें खोल दी जाए। जिस तरह से लोगों ने शराब की दुकानें खोलने की डिमांड की, लेकिन शराब की दुकान खोलने के साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि आखिर शराब की दुकान खोलने के बाद आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे। हमारे एमएलए की जो डिमांड आई है, पब्लिक की भी डिमांड है, इसमें कोई दोहराई नहीं, शराब की ब्लैक भी होने लगी है, शराब कहीं नकली ना बनने लगे। हाथ से निकली हुई शराब हमारी पुलिस ने जब्त भी की है, जगह जगह छापे भी डाले हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पर नकली शराब भी मार्केट में आ जाती है। लेकिन इस वक्त मैं लोगों से अपील करूंगा, शराब इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा कोरोना को हराना है। हमें डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जहां तक ये मजदूरों का सवाल है, मैं आज आपसे फिर कह रहा हूं, केंद्र सरकार को पिता की भूमिका में आकर पूरा कंट्रोल रूम बनाकर जल्दी से जल्दी मजदूर को जितना वो पहुंचा देंगे। राजस्थान में, बिहार, यूपी, सब मजदूर साथी हमारे भाई हैं, उनके लिए कोई कमी नहीं है। वो खुद मेरी आवाज सुन रहे हैं, सुबह शाम का भोजन, सूखे राशन के किट, सारी व्यवस्था हमने कर रखी। लेकिन मजदूर के दिमाग में ये बैठ गया, मुझे मेरे घर जाना है, किसी भी कीमत पर मुझे मेरे घर पहुंचाए। इतना प्रेशर उसने बिल्डअप कर रखा है। कोटा में बच्चों ने आंदोलन शुरू कर रखा है बिहार जाने के लिए, धरना देकर बैठे हुए हैं। ऐसे में अब जब ट्रेनें शुरू हो गई है तो ये टास्क बनाकर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो बिहार सरकार हो, यूपी सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, कंट्रोल रूम हो, नंबर हो लोगों के, केंद्र सरकार तुरंत फोन जाए कि यदि बसें राजस्थान से बंगाल पहुंची है तो बंगाल से वो भरकर आए, उनकी स्क्रीनिंग हो, सैनिटाइजेशन हो, पूरी तैयारी हो, उनका मेडिकल हो, क्वारंटाइन करना हो, लोगों तक साफ मैसेज हो। मैं आज तक के जरिए लोगों से अपील करूंगा, गांव में लोग आए तो उनका सम्मान कीजिए, उनको स्कूल में रखिए, घर में रखिए, वो अपने घर में चलकर आ रहा है। आज कहीं हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, वहां पर लोग कहते हैं हॉस्पिटल में भर्ती मत कराइए, तो कैसे पार पड़ेगी। इस वक्त मदद करने की जरूरत है, हर व्यक्ति चाहता है मेरी मदद हो। वो डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं वो नहीं डर रहे, पुलिस वाले नहीं डर रहे, सफाई कर्मचारी नहीं डर रहे। कहीं ना कहीं इस बीमारी से मुकाबला करना पड़ेगा। वो डर इसलिए रहे हैं क्योंकि सर्विलेंस बहुत जरूरी है। सिंह साहब, सर्विलेंस बहुत जरूरी है। टीएस सिंहदेव साहब भी लगातार यही बता रहे हैं कि एक राज्य में अगर एक नहीं सर्विलेंस जरूरी है। हाँ, सर्विलेंस बहुत जरूरी है। ये हर स्तर पर सर्विलेंस देखना होगा। कोई राज्य इस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता है, वरना आप एक ऐसी जगह को ना संक्रमित कर दें जो पहले से ग्रीन जोन में है, जिसका जिक्र टीएस सिंहदेव साहब कर रहे हैं। ऐसे राज्य हैं जिनको ये खतरा है क्योंकि वहां पर बड़े कम मामले हैं। इसकी गंभीरता को समझना पड़ेगा। ये सिर्फ अपने राज्य से मजदूरों को हटा देने या भेज देने का मामला नहीं है। शाहनवाज जी, देखिए, विषय एक ही है और सबकी राय करीब करीब एक है। हाँ। सवाल ये है कि जो जोन है जहां पर फैक्ट्री खुलनी है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ या सैनिटाइज करके खुलनी है, तो वहां भी मजदूर चाहिए। क्योंकि बहुत सी जगह है, मैंने कल बहुत से जो लोग फैक्ट्री चलाते हैं जिनकी मदद, जिनके जरिए मैं मजदूरों की चिंता कर रहा था, उनसे बातचीत किया। हाँ। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमें इजाजत भी दे देगी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने के लिए, अगर सारे मजदूर चले जाएंगे तो फिर हम इस काम को भी नहीं कर पाएंगे। तो मैंने उनसे कहा फिर आप अपने मजदूर जो आपके हैं उनको अतिथि मानिए, उनको अतिथि की तरह रखिए, उनको परिवार के सदस्य के तौर पे रखिए, उनकी पूरी चिंता कीजिए। तो सवाल ये है जो मैं आज तक के जरिए, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा देखा जा रहा है चैनल और सबसे ज्यादा लोग देख रहे होंगे, लॉकडाउन अभी जो बढ़ने की बात हुई 2 हफ्ते उसके बाद, तो मैं उनसे अपील करता हूं अंजना जी आपके जरिए कि अगर बहुत जरूरी हो तो आप आए। अगर बिहार छोड़ के या यूपी छोड़कर आप क्यों गए हैं वहां? अपनी जिंदगी के लिए गए हैं, आप कमाने के लिए गए हैं, अपने परिवार की चिंता करने गए हैं। अगर वहां पर आपकी तबीयत ठीक है और अब वहां का माहौल अच्छा है, वहां आपको कोई दुश्वारी नहीं हो रही है और वो जोन रेड जोन नहीं है और उस एरिया में फैक्ट्री खुल सकती है, हाँ। तो थोड़ा संयम के साथ वहां रहें। और अगर आपको फिर भी लगता है तो जो कहा गया कि राज्य में वो बसों को, जो जयकुमार सिंह जी ने कहा कि हम जो आएंगे उनको उनकी जांच करेंगे, सैनिटाइज करेंगे और फिर उनको गांव भेजेंगे, फिर उनको क्वारंटाइन भी करेंगे। तो जो आने वाले लोग हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप आएंगे तब भी आपको 14 दिन तक क्वारंटाइन किया ही जाएगा। आप ये समझ रहे हैं कि अगर आप आ गए तो घर आ गए,
अपने घर में रहने लगेंगे तो ऐसा ये नहीं होने लॉकडाउन वाला की है। बड़ी एक और ब्रेकिंग आ रही है, जरा बता दें एक सेकंड शाहनवाज जी। कंटेनमेंट जोन में शराब नहीं बिकेगी। कंटेनमेंट जोन यानी ऐसे इलाके जो रेड जोन्स में बुरी तरह से प्रभावित होने की वजह से बिल्कुल अलग हैं, जो एकल रूप से शराब की दुकानें हैं वही खुलेंगी, मॉल्स में नहीं। मॉल बंद है, सिर्फ अलग से अगर कोई दुकान है कहीं पर तो वो दुकान खुलेगी। मॉल में शराब की दुकान नहीं खुलेगी, जो एकल अलग से शॉप्स हैं वही खुलेंगे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं बिकेगी शराब। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पान की दुकानें भी खोलने की बात कही जा रही है। अब एक एक करके ये ढील दी जा रही है, लेकिन समझिए ये बहुत बड़ी चुनौती और ये संदेश बिल्कुल साफ होना चाहिए कि ऐसे वक्त पर कोई भी ढीला रवैया नहीं अपना सकता है। हर नागरिक को यह समझना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हाथ अपने सुरक्षित रखना, बार बार धोना, अपने हाथों को कभी मुंह पर नहीं ले जाना, बहुत सारे ऐसे जो नियम हैं जो शुरू से थे उनकी अनदेखी एक सेकंड के लिए भी खतरनाक हो सकती है। और इसी के साथ ये तमाम जानकारियां आपको हम दे रहे हैं। एक बार टीएस सिंहदेव साहब के पास लिए चलते हैं। टीएस सिंहदेव साहब, देखिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अगर धीरे धीरे करके ढील दी जा रही है तो हमें आखिरकार जो राजस्व है राज्यों का या जो आर्थिक गतिविधियां हैं ग्रीन जोन्स में, उसमें धीरे धीरे जान तो फूकनी पड़ेगी, लेकिन इसी के साथ सर्विलेंस यानी निगरानी कैसे हो। हर व्यक्ति जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है टेस्टिंग के बाद ही जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि संक्रमण को हम इधर से उधर बस फैलाते रह जाएं इस बीच। जी अंजना जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं और यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था। आप लॉजिस्टिक्स देखिए, आपने 28 लाख लोगों की बात की बिहार के लिए। 1000 लोग भी अगर एक ट्रेन में आ सकते हैं, 20 बोगी आपने लगाई और 50 लोग अगर एक बोगी में बैठते हैं तो 1000 की ट्रेन में आपको 2800 ट्रेनें चाहिए केवल बिहार के लिए। 2800 ट्रेनें चलेंगी, ये नियर इम्पॉसिबल है। बाकी देश का क्या होगा? कितने दिनों में ये 2800 ट्रेनें बिहार तक पहुंचेंगी? और जिस बात की ओर मैंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं एक स्टेट से अनुमति के आधार पे, ये व्यवस्था कतई नहीं बननी चाहिए और केंद्र सरकार को यहाँ स्टेप इन करना ही चाहिए। अपने इस दायित्व को राज्य के अंदर राज्य देखे, लेकिन अंतरराज्यीय जब बात आती है तो केंद्र सरकार को तब तक अनुमति नहीं देनी चाहिए जब तक दोनों राज्यों की उसमें सहमति नहीं बन जाती, नहीं तो अराजकता की स्थिति बन जाएगी। अंजना जी, इसको हमको अत्यंत गंभीरता से देखना होगा। ऐसे ही लोग पोरस बॉर्डर्स को पार करके जंगलों के रास्ते इत्यादि से भी आ रहे हैं, लेकिन वो एक छोटी रफ्तार से, धीमी रफ्तार से आते हैं और चिन्हांकित हो जाते हैं, उनको हम क्वारंटीन में रख लेते हैं। लेकिन अगर एक साथ बड़ी बाढ़ के रूप में हाईवेज के माध्यम से बड़ी मात्रा में लोगों को आप भेज देंगे या ढकेल देंगे, कोई भी राज्य इसका नियंत्रण नहीं कर पाएगा। और ये जो जोन हम देख रहे हैं, ग्रीन, ऑरेंज और रेड, ये नाम के लिए रह जाएंगे। टोटली ये फ्लूइड है। ये 14 दिनों के अंदर भी जो बढ़ा है, आना जाना जब बढ़ेगा इसका मायने नहीं रह जाएगा। आज का ग्रीन क्या होगा कल के दिन, इसके लिए कुछ कहा नहीं। बिल्कुल, शाहनवाज जी को दिखाइए इनके साथ। शाहनवाज जी, इसकी गंभीरता को समझिए। देखिए वो छत्तीसगढ़ में है और यहाँ पर कौन सा कांग्रेस शासित राज्य है, बीजेपी शासित है, उससे ऊपर उठकर वो बात कह रहे हैं कि अगर अंतरराज्यीय बात हो, इधर महाराष्ट्र है, बहुत सीनियर, हाँ महाराष्ट्र के कई, एक सेकंड सर आपको इसकी पृष्ठभूमि बता दूं, महाराष्ट्र के कई मजदूर वो कह रहे हैं इस वक्त बॉर्डर के पास आकर इकट्ठा हो गए हैं और इसको ये एक बड़ी चुनौती देख रहे हैं। जब भी इंटर स्टेट मूवमेंट की बात हो, वो कह रहे हैं कि सेंट्रल पॉलिसी लगनी चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बेकाबू हो सकती हैं इस संक्रमण के वक्त। देखिए, इसको लेकर ही राज्य के मुख्यमंत्रियों से बातचीत के बाद यह निर्णय हुआ कि अगर राज्य अपने मजदूरों को या अपने छात्रों को ले जा सकते हैं तो उसके लिए जांच करके, क्योंकि जहां से जाएंगे वहां जांच होना और जहां पहुंचेंगे वहां जांच होना। उसमें यही है कि अभी जो आज जो ग्रीन जोन है वो कल रेड जोन ना हो जाए। मकसद क्या है? लॉकडाउन का मकसद ही है लोगों की जिंदगी बचाना। और अगर पैनिक में लोग बसों में या ट्रेन में बैठकर जाएंगे और उसमें जिस तरह की तादाद ट्रेन में आती है, अगर उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा खतरा हो सकता है। और उस खतरे को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने ये इजाजत जरूर दी है कि राज्य के लोगों को कई राज्य के लोग ले गए हैं, लेकिन ये बल्क में जाना
ये बहुत आसान काम नहीं है। मैं देव साहब की बात से सहमत हूँ। मैं मानता हूँ कि बहुत बल्क में जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ वो रुके हुए हैं वहाँ बहुत दुश्वारी नहीं है, वहाँ और सुधार की जरूरत है। और जहाँ छात्र हैं, जैसे छात्रों का विषय अलग था बिहार में, क्योंकि कोटा में जो बच्चे छात्र जाते हैं पढ़ने के लिए कहीं के भी, वो 10th के बाद जाते हैं, 11th 12th में वहीं कोचिंग करके IIT या मेडिकल की कोचिंग करते हैं। और वो मासूम अकेले वहाँ रहकर घबरा रहे थे और उसको लेकर अपने परिवार को खबर कर रहे थे। वहाँ के लोग फिर हम लोगों को फोन कर रहे थे। तो उन बच्चों को तो एक बार परिवार के साथ, क्योंकि अकेले रहना, छात्रों के बीच में रहना एक अलग बात है, लेकिन बहुत तन्हाई में रहना, उनके बीच में बहुत डिप्रेशन भी हो सकता था। तो उनको निकालने की बात तो एक समझ में आती है, लेकिन पूरे मजदूर सारे बिहार लौट जाएंगे, सारे उड़ीसा के मजदूर लौट जाएंगे, फिर तो आप अगर इजाजत भी देंगे कोई फैक्ट्री खोलने का तो वो खुल नहीं पाएगी। इसलिए इन बातों का ध्यान रखा गया है। और जिनको बहुत जरूरी हो, जिनको लगे जैसे कोई तीर्थ यात्री है वो जाकर फंस गए, वो जा सकते हैं। ऐसे लोग जो कहीं टूर गए थे घूमने के लिए, वो फंस गए, उनको निकाला जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे राज्य के लोगों को यहाँ से वहां किया जाएगा। तो इतना बड़ा अभियान तो अभी आज तक चला ही नहीं है भारत के इतिहास में। बिल्कुल। और वो भी लॉकडाउन में इतना बड़ा अभियान तो बहुत मुश्किल हो। हर नागरिक को ये याद रखना पड़ेगा कि ये फैसला आपकी जान की हिफाजत के लिए है। 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। फैसला आपको भी लेना है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के फैसले को जब तक आप टाल सके टाल दें, क्योंकि जो परिस्थितियां इस वक्त हैं, चुनौती ये होनी चाहिए जो हम सभी को स्वीकारनी है कि अगर रेड जोन है तो उसको ऑरेंज में लाएं, फिर ग्रीन जोन बनाएं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि खतरा बढ़े और कोई ग्रीन जोन रेड जोन बन जाए। जब पूरा देश एक बनकर सोचेगा तभी हम इस बीमारी से पार पा पाएंगे।